प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सर्कुलर को डिस्कस करने वाले हैं जो रिफंड से रिलेटेड आया है। हमारे पास सीबीआईसी की साइट पर दो सर्कुलर्स हमारे पास आए हैं, सर्कुलर नंबर 165 एंड 166। 165 क्या कहता है? क्लैरिफिकेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि QR कोड ऑन B2C इनवॉइसेस एंड कंप्लायंसेस ऑन नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जो कि यहाँ पास आई थी 21 मार्च 2022 के रिगार्डिंग इसके यहाँ पे सर्कुलर आया है। आज हम इस वीडियो में सर्कुलर नंबर 166 को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें बताता है सर्कुलर ऑन क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। ये सर्कुलर हमारे लिए आपके लिए मैंने ओपन किया हुआ है, सर्कुलर नंबर 166/22 17 नवंबर 2021 को आया था हमारे पास। इस सर्कुलर में क्या कहा गया है? इस सर्कुलर का सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें। क्या इश्यूज आए हैं? सीजीएसटी का सेक्शन 54 हमें रिफंड्स के बारे में बात करता है, उसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है। इशू क्या है? वेदर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट regarding time period within which an application for refund can be filed would be applicable in case of refund of excess balance in electronic cash ledger। सेक्शन 54(1) हमें बात करता है, अगर आपके पास कोई भी कैश लेजर में बैलेंस है उसको आप रिफंड ले सकते हैं। वहां पर टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है कि विद इन 2 इयर्स जो है आपको अपना रिफंड लेना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, जो सेक्शन 54(3) में हमें 2 ही कंडीशन में रिफंड मिलता है, या तो जीरो रेटेड सप्लाई हो या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरल केस हो। तो इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 इयर्स का दिया गया है। इसी से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम थी कि कैश लेजर के लिए भी क्या ये टाइम पीरियड हमारे लिए बाउंड करता है? नहीं। इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस है कैश लेजर में तो आपके लिए टाइम पीरियड की कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। क्या क्लैरिफिकेशन है? नो, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट रिगार्डिंग टाइम पीरियड विद इन विच an application for refund can be filed will not be applicable in case of refund of excess balance इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आपके पास कोई कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है तो आपके पास 2 ईयर्स की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या जब हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरल केस में अगर हम रिफंड अप्लाई करते हैं RFD 01 में तो हमें कुछ डिक्लेरेशन इसके साथ अटैच करनी पड़ती है। अब उस डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है। क्या ये डिक्लेरेशन जो है हमें कैश के केस में भी एक्सेस बैलेंस अगर आपके पास कैश लेजर में तो उसके में भी हमें क्या डिक्लेरेशन देनी होगी? वेदर सर्टिफिकेशन डिक्लेरेशन अंडर रूल 89(2) L and 2M of CGST Act 2017 is required to be furnished along with the application for refund of excess balance in कैश लेजर। क्या आपके पास कैश लेजर में बैलेंस है तब भी क्या आपको डिक्लेरेशन देनी होगी? नहीं, इस केस में आपको कोई भी डिक्लेरेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्लैरिफाई किया है इस सर्कुलर के द्वारा। नो फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेशन डिक्लेरेशन अंडर रूल 89(2) and 89(2)M of CGST Act 2070 for not passing the incidence of tax to pay tax any other person is not required in case of refund of excess balance in electronic cash ledger में आपको कोई भी देने की जरूरत नहीं है, ना ही अनजस्ट इनरिचमेंट के क्लोज में आपको इस केस में रिक्वायरमेंट होगी डिक्लेरेशन देने की। अब थर्ड इशू हम डिस्कस करते हैं। थर्ड इशू क्या है हमारे पास? whether refund of TDS TCS deposited in electronic cash ledger
under the provision of section 51 and 52 of CGST Act can be refunded as excess balance in cash ledger। क्या हम उसका रिफंड ले सकते हैं? हाँ, आप उसका रिफंड ले सकते हैं। यही हमें इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया है। द अमाउंट ऑफ डिडक्टेड कलेक्टेड as TDS, TCS by TDS and TCS deductor under the provision of section 51 and 52 of CGST Act, as the case may be, credited to the electronic cash ledger of the registered person is equivalent to the cash deposited in इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आप कोई डिडक्टर हैं, आपने के पास जो टीडीएस के रिगार्डिंग जो आपके पास कैश में जो ट्रांसफर हुआ है अमाउंट, उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करते हैं कैश, उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन टू यूटिलाइज द टीडीएस अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश लेजर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग हिज कैश लायबिलिटीज। को जरूरी नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी ही उससे डिस्चार्ज करे। The registered person is at the full liberty to discharge his tax liabilities in respect of the supply made by him during a tax period, either through the debit in cash credit ledger or in cash ledger as per his choice and availability of the balance of the said ledger। अगर उसके पास कैश क्रेडिट लेजर में अमाउंट है तो वो अपनी जो लायबिलिटीज है क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर सकते हैं, और चाहे तो कैश। ये रजिस्टर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास कोई कैश लेजर में बैलेंस बच जाता है अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद, तो उस कैश लेजर का जो है कैश बैलेंस का रिफंड ले सकता है एज पर दिस सर्कुलर। एनी अमाउंट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ टैक्स ड्यू and payable under CGST Act and rules made thereunder can be refunded to the registered person as excess balance in electronic cash ledger in accordance with the provision of section 6 subsection 1 और section 54। और जो रूल है हमारा और जिसको हम पढ़ेंगे विथ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ CGST Act। अगर TDS-TC से केस है, अगर हमारे पास जो अमाउंट है कैश लेजर में डिपॉजिट हुआ है, अगर हमारा यूटिलाइज नहीं होता है तो हम उसका रिफंड ले सकते हैं। जैसे कि हम रिफंड लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक्सेस बैलेंस है कैश में, तो उसी तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा और उसका भी आप रिफंड ले सकते हैं एज पर सेक्शन 54। अब डिस्कस करते हैं इशू 4। फोर्थ इशू क्या है हमारे पास? वेदर रेलेवेंट डेट फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई regarded as deemed export by recipient is to be determined as per clause B of the explanation of 2 under the section 54 of the CGST Act। section 54 CGST Act में हमें पे explanation 2B में हमें बताया गया है deemed export की relevant date के बारे में। उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है क्लैरिफाई किया गया है। डीम्ड एक्सपोर्ट को CGST एक्ट के सेक्शन 147 में डिस्कस किया गया है, और जहां पर ये जो इशू है वो रेलेवेंट डेट को लेके किया गया कि रेलेवेंट डेट कौन सी मानी जाएगी। तो क्लोज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54 हमें क्या कहता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स regarded as deemed export where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return related to such deemed export is furnished। अब क्या हमें क्लैरिफाई क्या है? It is clear that the clause B of explanation 2 of under section 54 of CGST Act is applicable for determining relevant date in respect of amount refund of amount of tax paid on supply of goods regarded as deemed export, irrespective of the fact whether the refund is filed by the supplier or by the recipient। चाहे उसको recipient फाइल करे या फिर उसको supplier फाइल करे, तो उस डेट को जो है इररिलेवेंट माना जाएगा। जिस डेट पे उसको सप्लायर ने फाइल किया है वही डेट रिफंड के पर्पस के लिए मानी जाएगी। Further, as the tax on the supply of regarded deemed export would be paid by the supplier in his return, therefore
the relevant date for the purpose of filing of refund claim for refund of tax on supplies would be the date of filing of return related to such supply by the supplier. डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है, डिक्लेरेशन देनी होती है कि अगर चाहे तो सप्लायर भी उसका रिफंड ले सकता है और रेसिपिएंट भी उसका रिफंड ले सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास क्लैरिफिकेशन आई है कि जो रेलेवेंट डेट है वो कौन सी मानी जाएगी, जो सप्लायर ने उसकी रिटर्न फाइल करी है उस डेट को जो है रेलेवेंट डेट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग ऑफ रिफंड। आई होप फ्रेंड्स ये सर्कुलर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जीएसटी में अपडेट रहना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।